हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्यात अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, 12th व्यष्टि अर्थशास्त्र के अपन 3 चैप्टर अभी तक पढ़ चुके हैं। आज अपना लेसन है 4। लेसन नंबर 4 है मांग की कीमत लोच। बच्चों, मांग की कीमत लोच पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात थर्ड लेसन की वापस से करते हैं। तीसरा लेसन अपना क्या था? मांग की अवधारणा। तो मांग की अवधारणा में अपने देखा था मांग किसे कहते हैं, मांग की अनुसूचियां, मांग वक्र, मांग को प्रभावित करने वाले कारक और मांग का नियम। अब मांग के नियम के से ही आज अपन ये पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच। तो छोटा सा अपन बता दो, आप भी अपने दिमाग में रिवाइज करो कि मांग का नियम क्या था कि वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा में कमी आती है, और वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग मात्रा बढ़ती है, और वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा में कमी आती है। उसी नियम के कोई आगे बढ़ा रहे हैं मांग की कीमत लोच में, ये बताने के लिए कि कीमत में कितना परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। तो मांग की कीमत लोच की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। मांग की कीमत लोच को कहते हैं ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे कि मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन किसकी वजह से? कीमत की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से। अर्थात यदि कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, इसको ही अपन मांग की कीमत लोच कहेंगे। और इसको सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे? ईडी इज इक्वल टू मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? आनुपातिक परिवर्तन अपन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। और इसको मैं आगे सोल्व करके बताऊंगी कि इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो देखिए, ईडी इज इक्वल टू मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। अब मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, अर्थात मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक मांग मात्रा अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत। अब इसको अपन ये डिवाइड में, इसको अपन मल्टीप्लाई में कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। जब डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो चीजें उल्टी हो जाती है। तो ये हो गया डेल्टा पी। तो इसको फाइनली लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो ईडी का जो फाइनल फॉर्मूला आता है वो आता है क्यू में परिवर्तन अर्थात मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन कीमत में परिवर्तन, प्रारंभिक कीमत अपॉन प्रारंभिक मांग मात्रा। तो ये हो गया मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का सूत्र। मांग की कीमत लोच बराबर मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। और मांग में आनुपातिक परिवर्तन निकालने के लिए मांग में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग, और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत। आ गया समझ में? तो ये अपना जो फॉर्मूला, इसे याद रख लीजिए। ईडी का फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। आ गया बच्चों समझ में? तो ये तो हो गया मांग की कीमत लोच कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र और परिभाषा। अब इसको आगे सवाल के द्वारा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल। अभी मैं तुमको शॉर्ट में बता देती हूँ कि मांग की लोच की श्रेणियाँ कितनी है। तो बच्चों, मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियाँ हैं, जिसको मैं 1 बाय 1 बताती हूँ। ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जिसको पूर्णतः लोचदार कहते हैं। ईडी इज ग्रेटर देन 1, लोचदार। ईडी इज इक्वल टू 1, इकाई के बराबर। ईडी इज लेस देन 1, बेलोचदार। एंड ईडी इज इक्वल टू 0, यानी पूर्णतः बेलोचदार। हर एक को मैं ग्राफ के द्वारा बताऊंगी। ईडी इज इन्फिनिटिव, यानी अनंत। अनंत का मतलब होता है कीमत के स्थिर रहने पर भी यदि मांग मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए तो इसको कहते हैं पूर्णतया लोचदार या ई इज इक्वल टू अनंत या इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर हमेशा अपन वाई अक्ष के ऊपर कीमत लेंगे, एक्स अक्ष पे मांग मात्रा लेंगे, और अपन क्या देखेंगे कि हमने हमारी कीमत को क्या बताना है? स्थिर, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। फिर भी हमारे क्यू में क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। अर्थात पहले तो मांग मात्रा क्यू थी, बढ़ करके Q1 हो गई या घट करके Q2 हो गई। तो ये जो मांग वक्र आएगा डी वो एक्स अक्ष के समानांतर आ गया। किसमें? जब
ईडी इज इक्वल टू अपना इंफिनिटिव अनंत है, जिसको कि अपन कहते हैं पूर्णतया लोचदार। आया समझ में? अगर जो कम समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जूम करके देख लो और अच्छे से समझ में आएगा। अब आप दूसरी कौन सी इसकी टाइप है? ईडी इज ग्रेटर देन व्हेन 1, अर्थात जब मांग की कीमत लोच 1 से अधिक है। इसका अर्थ ये है कि कीमत में थोड़े से परिवर्तन से मांग मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाना, इसको कहते हैं लोचदार मांग वक्र या लोचदार मांग की श्रेणी। इसको अपन ग्राफ के द्वारा बताएंगे। यहाँ पे 0, यहाँ x y, वापस अपन ने कीमत ले लिया, इधर ले लिया q। अब अपन को क्या बताना है? 1 से अधिक है, अर्थात सपोज पहले कीमत अपना q था, पहले अपनी कीमत थी p और अब अपनी कीमत हो गई है p1। तो क्या बताना है कि कीमत में थोड़े परिवर्तन से मांग मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन। तो जब p कीमत थी तो अपनी मांग थी q, लेकिन p1 होने पर मांग मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई और q1 हो गया, तो अपना जो ये मांग वक्र आ गया dd। अर्थात कीमत में थोड़े से परिवर्तन से अनुपातिक रूप से, यानी जितना कीमत में यदि 10% डिक्रीज हुआ है, 10% कीमत कम हुई है, लेकिन मांग मात्रा 20 या 30% बढ़ जाती है, तो इसको कहते हैं मांग की एक इकाई से अधिक या पूर्णतः लोचदार मांग वक्र। और मांग की इसके अंदर ईडी होती है ग्रेटर देन 1। अब तीसरी श्रेणी कौन सी है? मांग की कीमत लोच की थर्ड टाइप्स कौन सी है? ईडी इज इक्वल टू 1, अर्थात इकाई के बराबर, अर्थात मांग की मात्रा में कीमत की मात्रा के अनुपात के बराबर ही चेंज आता है। जैसे कीमत में 10% डिक्रीज हो रही है यदि किसी कीमत, तो जो इसकी डिमांड है वो भी 10% ही इंक्रीज हो, यानी दोनों का जो रेशो है वो सेम रहे। तो इसको भी अपन इस तरह से बता सकते हैं, 0x y, और अपन को बताना है कि प्रारंभिक कीमत अपनी कितनी थी p, और अब कीमत कम होकर कितनी हो गई p1। तो p के ऊपर सपोज अपन q मात्रा खरीदते थे, तो सेम इसके इक्वल इधर बना दीजिए, दोनों का डिस्टेंस सेम कर दीजिए, तो ये हो गया इकाई के ईडी इज इक्वल टू 1, इकाई के बराबर लोच। अर्थात जितना कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उतना ही परिवर्तन मांग में भी हो रहा है। अब चौथी श्रेणी कौन सी है? ईडी इज लेस देन 1, यानी इकाई से कम। तो इसको भी अपन ग्राफ के द्वारा बता देंगे। एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, ये हो गया अपना कीमत, ये हो गया क्यू। अब अपन को क्या बताना है? इकाई से कम, जिसको कि अपन बेलोचदार मांग वक्र भी कहते हैं या बेलोचदार मांग की कीमत लोच भी कहते हैं। अर्थात जितना कीमत में चेंज होता है उसकी तुलना में मांग में चेंज नहीं होना, यानी कीमत में तो 20% डिक्रीज हुआ है, लेकिन मांग में 20% इंक्रीज ना होकर के ओनली 10% इंक्रीज हो रही है मांग, तो ये कहेंगे कि इसमें मांग की जो लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इज लेस देन 1, इकाई से कम है। तो देख लीजिए यहाँ पर अपना P था, अब अपनी कीमत हो गई 20, इतना डिक्रीज हो गया, कमी हो गई। तो सपोज P के ऊपर अपन Q खरीदते थे, और जब इतनी सारी कीमत में कमी होने पर भी हमारी मांग मात्रा में उतना अधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो वही अपना यहाँ पर आ जाएगा ये डी मांग वक्र। आया समझ में? और अब इसकी अंतिम श्रेणी है पूर्णतः बेलोचदार, जहाँ पर मांग की जो कीमत लोच है वो बिल्कुल शून्य होती है, इसलिए इसको कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार। इट मीन्स कीमत में कितना भी चेंज क्यों ना जाए उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये किस स्थिति में होता है? तो अति आवश्यक जो वस्तु होती है, दवाइयाँ, नमक, दाल, चावल, आटा, पानी, जिसकी कीमत कितनी भी क्यों बढ़ जाए या कम हो जाए, जितनी आवश्यकता होगी उतनी मांग तो वो उपभोक्ता इसकी करेगा ही सही। तो जैसे हमारा जो पूर्णतः लोचदार मांग वक्र था वो एक्स अक्ष के समानांतर था, तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब वाई अक्ष के समानांतर होगा। तो आप इसे इस तरह से भी इसको बता देंगे अपन, ये एक्स अक्ष हो गया अपना, ये वाई हो गया, यहाँ पर आपकी कीमत ले लीजिए और यहाँ पर आपकी मांग मात्रा हो जाएगा। अब अपन को इसमें तो क्या बताना है कि कीमत में चेंज आ रहा है। ये सपोज यहाँ P थी, बढ़कर के P1 हो गई, घट कर के P2 हो गई, लेकिन हमारी तो जो मांग मात्रा थी उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, तो ये अपना मांग वक्र क्या हो गया? वाई अक्ष के समानांतर हो गया, और इसको कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र।
तो आज हमने मांग की लोच की कितनी श्रेणियां पढ़ी? 5। पहला पूर्णतः लोचदार, लोचदार इकाई के बराबर, बेलोचदार और पूर्णतः बेलोचदार। बच्चों आज मैंने आपको इसकी परिभाषा और ग्राफ बताए। अगले टॉपिक के अंदर मैं आपको इसके विद एग्जाम्पल और अधिक उदाहरण और साथ में मैं आपको सवाल भी, क्योंकि परीक्षा में इसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल भी आते हैं तो अपन और अन्य उदाहरण भी ले लेंगे और साथ में हर टाइप का मैं 1 या 2 सवाल भी आपको बता दूंगी, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसका कोई भी क्वेश्चन आता है आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को अच्छे ध्यान से देखिए, ग्राफ वगैरह सीख लीजिए ताकि अगला जो टॉपिक है वो हमको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।